इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेजी से हो। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी चोटियां और शाम की वो हल्की सी खामोशी जो कभी कभी चुप होते हुए भी हमसे बहुत कुछ कह जाती है। दूर दूर तक फैले देवदार और चीड़ के पेड़ जो आधा साल तो बर्फ से ही ढके रहते हैं और ठंड में जमीन से 2-3 फुट ऊपर जमी हुई बर्फ। ये वो यादें थीं जो गुड़िया को हमेशा उसके घर की याद दिलाती थी। मगर उन यादों के अलावा कुछ और भी था जिसे याद करके गुड़िया सहम जाती थी। गुड़िया का जन्म शिमला के पास मशोबरा में 1960 में हुआ था। मशोबरा तब शिमला से 15-20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस वक्त मशोबरा न तो आज जितना बड़ा था और न ही वहां कोई भी आधुनिक सुविधाएं थीं। बर्फबारी के समय जो भी 2-4 सड़कें वहां थीं, वो बंद हो जाती थीं और हर छोटी छोटी चीज के लिए शिमला ही जाना पड़ता था। मगर वहां की खूबसूरती ऐसी थी कि एक बार कोई वहां आ जाए तो उसका जाने का दिल न करे। हालांकि शिमला की सर्दियां झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर 9 साल की गुड़िया को यही मौसम सबसे ज्यादा पसंद था। उसका वो पुराना मगर शानदार लकड़ी का घर ब्रिटिश जमाने का था और वहां इतने बड़े घर बहुत ही कम थे। वो शाम को अपनी खिड़की से बाहर ढलते हुए सूरज को देखकर सोचती रहती थी कि क्या भूत सच में होते हैं या फिर क्या हिमालय में येती या हिम मानव रहते हैं। और कभी कभी वो ये सोचते सोचते रात को अपने बिस्तर में दुबक जाती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे कहा करती थी कि दूर पेड़ की चुड़ैल उसे उठाकर ले जाएगी। पर कुछ भी हो, उसे भूतों और तरह तरह के रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां सुनने में मजा खूब आता था। गुड़िया के पापा शंकर शर्मा सरकारी बाबू थे और वो अक्सर अपने काम की वजह से शिमला जाया करते थे। उनके पास अपनी खुद की कार तो नहीं थी, पर जब भी जरूरी होता उन्हें लेने के लिए शिमला सर्किट हाउस से गाड़ी आ जाती थी। एक बार उन्हें ग्राम समिति के काम से शिमला जाना हुआ तो उन्होंने गुड़िया को भी साथ ले लिया। गुड़िया उनके ड्राइवर पीतांबर से काफी हिली मिली थी, क्योंकि हमेशा वो ही उसके पापा को लेने आता था। जब वो शिमला पहुंचे तो शर्मा जी अपने काम में लग गए और उन्होंने पीतांबर से कहा कि वो गुड़िया को कुछ देर बाहर घुमा लाए, क्योंकि यहाँ अकेले बैठे बैठे तो वो परेशान हो जाएगी और उसके बाद वो उन्हें परेशान करेगी। पीतांबर ने गुड़िया से कहा कि वो उसे तलाई के हलवाई के यहाँ ले चलता है। उसके यहाँ पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तलाई शिमला से थोड़ी दूरी पर एक समतल जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, जहाँ ठंड और बारिश में छोटा सा एक तालाब बन जाता है। इसी के नाम पर इस छोटी सी जगह का नाम तलाई पड़ा है। गुड़िया खुश हो गई। पीतांबर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उसे शिमला के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेकर जा रहा था। कुछ ही देर में वो उस ढाबे तक भी पहुंच गए। पीतांबर ने गुड़िया को गाड़ी से उतारा और ढाबे में एक बेंच पर बिठा दिया। उसने वहां काम करने वाले एक लड़के से एक प्लेट पकौड़े के लिए बोला। वहां बन रहे गरम गरम पकौड़ों की खुशबू से गुड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने पीतांबर से कहा कि वो जल्दी देखे कि पकौड़े अभी बने या नहीं। पीतांबर भागकर उसके लिए एक प्लेट में पकौड़े ले आया। गुड़िया ने जैसे ही पकौड़े खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पीतांबर ने उसे कहा कि वो थोड़ा रुक जाए वरना उसका मुंह जल जाएगा। मगर गुड़िया के मन में सब्र कहाँ था। वो जल्दी जल्दी पकौड़े खाने में लग गई। पीतांबर को भी अपनी जान पहचान के एक बुजुर्ग वहां बैठे मिल गए।
और वो चाय पीते पीते उनसे बातें करने लगा। मगर शायद गुड़िया का ध्यान अब पकौड़ों से भटककर कहीं और चला गया था। पीतांबर ने उसे देखकर पूछा कि बिटिया, आप पकौड़े क्यों नहीं खा रही हो? तो गुड़िया ने उसे एक तरफ इशारा करके पूछा कि वो क्या है। पीतांबर ने उस तरफ देखा तो गुड़िया ने एक बड़े से हवेली नुमा घर की तरफ उंगली उठा रखी थी। पीतांबर सोच रहा था कि इस छोटी सी लड़की ने इतने घने पेड़ों के बीच से इस बंगले को कैसे देख लिया। वो एक जला हुआ पत्थर और लकड़ियों से बना बड़ा सा घर था, जिसकी छत बुरी तरह से टूटी हुई थी। पीतांबर ने गुड़िया को बताया कि इस बंगले को फरीदकोट स्टेट कहते हैं, जो कि एक जमाने में फरीदकोट के राजा का हुआ करता था। पकौड़े खाते हुए गुड़िया ने पीतांबर से पूछा कि ऐसे इतना टूटा फूटा क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? पीतांबर ने गुड़िया को बताया कि बेबी जी, इसे यहाँ के लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई नहीं रहता। पीतांबर की बात सुनकर गुड़िया थोड़ा सहम गई, मगर अब उसका ध्यान उस मकान पर ठीक से लग गया था। डर और रोमांच से भरी हुई इस छोटी सी लड़की ने पीतांबर से कहा कि वो उसे इस घर के बारे में और बताए। पीतांबर को भी चटपटी बातें करने में बड़ा मजा आता था, मगर वो सोच रहा था कि गुड़िया को आखिर वो कितना और क्या बताए कि वो बहुत ज्यादा ना डर जाए। पीतांबर बोला, बेबी जी, एक रात यहाँ बड़ी भयंकर आग लग गई थी, जिससे इस बंगले की ऐसी हालत हो गई। जो औरत यहाँ रहती थी वो सोते हुए ही इस आग में जलकर मर गई। कहते हैं यहाँ आज भी उसकी आत्मा भटकती है, और इसीलिए इस बंगले में रहना तो दूर, कोई इसके आस पास भी नहीं भटकता। कुछ लोग मानते हैं कि यह आग अपने आप ही लग गई थी, वहीं कुछ कहते हैं कि किसी ने यह आग जानबूझकर लगाई थी। यहाँ आस पास सब यही मानते हैं कि उस औरत की आत्मा अब भी इस बंगले में रहती है। गुड़िया ने पीतांबर से उस औरत के बारे में पूछा, कौन थी वो? क्या वो यहाँ अकेली रहती थी? और क्या उसके बच्चे भी थे यहाँ? पीतांबर ने जवाब दिया, नहीं बेबी जी, उसके बच्चे तो नहीं थे, पर राजा उसे बहुत पसंद करता था। वो राजा की खास दोस्त थी। वो कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड, वही थी वो, और इसीलिए राजा ने उसे ये बंगला दिया हुआ था। गांव के लोगों ने इस बंगले की साफ सफाई करने की कोशिश भी की, मगर उस औरत की आत्मा ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उन सब के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ। कोई बीमार पड़ गया और किसी किसी को रात में भयानक सपने आने लगे। यही कारण है कि सबने इस बंगले को यूं ही छोड़ दिया, वरना इतनी सुंदर जगह पर होने के बावजूद कोई ऐसे बंगले को छोड़ता है क्या? पीतांबर अभी ये सब बातें कर ही रहा था कि गुड़िया को लगा कि उस बंगले से दो आंखें उसे घूर रही हैं। ये सब सुनकर वैसे भी गुड़िया डर गई थी, और उसने पीतांबर से कहा कि वह उसे जल्दी उसके पापा के पास ले जाए। उसने फटाफट पकौड़े खत्म किए और जाकर गाड़ी में बैठ गई। इस बात को कई साल बीत गए थे, और गुड़िया अब दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उसके पापा की नौकरी भी दिल्ली में एक बड़े अधिकारी की हो गई थी। ये शायद उनकी किस्मत थी, या फिर बदकिस्मती कि उन्हें एक बार फिर से एक सरकारी काम से 8-10 महीने के लिए मशोबरा भेजा जा रहा था। उन्हें वहां ग्राम समिति के कुछ काम देखने थे, जिसमें से सबसे जरूरी काम नए भर्ती हुए लड़कों को ट्रेनिंग देने का था। उन्हें वहां रहने के लिए जो घर दिया गया था वो एक बड़ी सी सरकारी बिल्डिंग में था, जहां पर लड़कों के रहने के लिए एक हॉस्टल और ट्रेनिंग के लिए ऑडिटोरियम भी था। गुड़िया के मम्मी पापा को उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहना था। वहां उनके रहने का अच्छा इंतजाम था। बस एक ही बात थी
जो कि 15 साल में अब तक नहीं बदली थी, वो ये कि मशोबरा भी एक छोटी सी जगह ही थी और खराब मौसम में वहां बाहर निकलना अब भी खतरे से खाली नहीं था। गुड़िया के मम्मी पापा यहाँ सितंबर और अक्टूबर के महीने में रहने आए थे। शर्मा जी के साथ पूरे टीचिंग स्टाफ और ट्रेनिंग स्टाफ में 6 लोग थे, जिनके ऊपर 20 लड़कों की जिम्मेदारी थी। उन सब में सिर्फ शर्मा जी और एक टीचर सूर्यकांत ही थे जिनकी शादी हुई थी। सूर्यकांत पास के ही गांव से थे और इसीलिए वो हॉस्टल में नहीं रुकते थे। उनके घर पर उनकी पत्नी और 2 छोटी बच्चियां थीं, जिसमें से एक तो कुछ ही महीने बड़ी थी। शर्मा जी को यहाँ आए करीब 2 महीने हो गए थे और अब दिसंबर के आखिर में वहां मजे की ठंड पड़ने लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशोबरा में बिताया था और उन्हें पता था कि यह मौसम जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने सभी लोगों जैसे कि सारे टीचर और काम करने वालों से कह दिया था कि वो अपने साथ कुछ दवाइयां वगैरह पहले से ही रख लें। अगर वो बीमार पड़ गए तो पता नहीं उन्हें कहां किस डॉक्टर को दिखाते फिरेंगे। एक रात खूब बर्फ पड़ी और सुबह तक हर जगह 2 फीट मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई थी। उसके बाद मौसम ऐसा बिगड़ा कि वहां ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई और ज्यादातर लोगों को 2 महीने की छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया गया। उस बड़ी सी बिल्डिंग में अब शर्मा जी का परिवार और बस कुछ काम करने वाले लोग जैसे कि उनका ड्राइवर पीतांबर, एक चपरासी और एक रसोइया ही बचे थे। उस भयंकर ठंड में जहां टेम्परेचर 0 से भी नीचे जा चुका था, किसी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सब अपने अपने कमरों में बस दुबके बैठे रहते थे। कभी कभी सूरज की एकाध किरण दिख जाती तो कुछ लोग टहलने जरूर निकल आते, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक शाम शर्मा जी गुड़िया की मम्मी के साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि उनके दरवाजे पर एक जोर की आहट हुई। कोई बहुत जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटा रहा था। शर्मा जी सोच रहे थे कि इतनी ठंड में कौन होगा। उन्होंने थोड़ा सावधानी से दरवाजा खोला तो वहां उनका कंपाउंडर नेगी खड़ा था। नेगी ठंड से कांप रहा था और उसने एक बड़ा सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ गया। शर्मा जी ने उससे पूछा कि वो इस वक्त यहां क्यों आया है, आखिर क्या बात हो गई। नेगी ने उन्हें बताया कि हरिराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हरिराम वहां का चपरासी था और दफ्तर के काम देखने के लिए वो वहीं रुका हुआ था। नेगी अपने हाथ मलते हुए बोला, सर जी, वो 2 दिन से बिस्तर पर पड़ा है। उसे बहुत तेज बुखार है। ना तो उसकी नाक से पानी आ रहा है, ना तो उसे जरा भी जुकाम है, पर पता नहीं कैसे उसका बुखार इतना ज्यादा है। मैं हर 4 घंटे में उसे पैरासीटामोल दे रहा हूं, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। शर्मा जी ने पूछा कि कहीं उसके पेट में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। नेगी ने जवाब दिया, पता नहीं सर जी, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसे डायरिया भी होता या फिर उल्टियां आती, मगर उसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो सर में तेज दर्द की शिकायत जरूर कर रहा है। उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, बड़ी मुश्किल से 1 कप चाय पी होगी बस। सर जी, उसे 105 बुखार है, उसे हमें अस्पताल लेके चलना ही होगा। मगर ऐसे खराब मौसम में वो उसे अस्पताल कैसे ले जाते? उनका ड्राइवर पीतांबर भी अपने घर जा चुका था। उसका घर वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर था, मगर इस भारी बर्फबारी और 2-2.5 फुट मोटी बर्फ की चादर में 3 किलोमीटर तो क्या, 300 मीटर चलना भी दूभर था। शर्मा जी ने भारी मन से नेगी से कहा कि अभी वो कुछ नहीं कर सकते। इस मौसम में एम्बुलेंस वहां आएगी नहीं और पीतांबर को वो लेने जा नहीं सकते। उन्होंने नेगी से कहा कि वो हरिराम के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखे और कम से कम सुबह तक का इंतजार करे।
सुबह वो दोनों पीतांबर को उसके घर से ले आते हैं और फिर हरिराम को सीधा शिमला के सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। नेगी ने शर्मा जी से कहा, सर जी, पीतांबर तो 9 बजे ड्यूटी पर आता है और इस मौसम में अगर वो 7 बजे भी घर से निकले तो भी वो ठीक टाइम पर यहां नहीं पहुंच पाएगा। शर्मा जी ने कहा कि वो पीतांबर की फिक्र ना करे, वो बस हरिराम का ध्यान रखे। पीतांबर को लेने वो सुबह 6 बजे ही निकल जाएंगे। नेगी ने शर्मा जी के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद देकर वो उस अंधेरी रात में कहीं चला गया। अगली सुबह 6 बजे शर्मा जी उठकर पैदल ही पीतांबर के घर निकल गए। उस भयंकर ठंड में, जहां अभी सूरज भी नहीं निकला था, शंकर शर्मा बर्फ और कीचड़ से भरी सड़कों पर अपना रास्ता बनाते हुए बढ़े जा रहे थे। उन्हें पीतांबर के घर तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। कुछ देर दरवाजा खटखटाने पर पीतांबर ने ही दरवाजा खोला। शर्मा जी को देखकर वो चौंक गया। उसने पूछा कि क्या बात है, इतनी सुबह वो उसके घर पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसे तुरंत जीप निकालने को कहा। पीतांबर भी बिना देर किए शर्मा जी के साथ सरकारी क्वार्टर की तरफ निकल पड़ा। उस खून जमा देने वाली ठंड में दोनों गाड़ी में कंबल ओढ़कर जैसे मूर्ति बने बैठे थे। पीतांबर भी बड़ी सावधानी से उस ऊंची नीची जगह पर गाड़ी चला रहा था। इस खराब मौसम में भी वो आधे घंटे में बिल्डिंग पर पहुंच गए। पीतांबर और नेगी एक कुर्सी पर बिठाकर हरिराम को बाहर लेकर आए। शर्मा जी उसका चेहरा देखते ही जैसे चौंक गए। हरिराम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एक 22-23 साल के नौजवान की ऐसी हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। नेगी हरिराम को लेकर जीप में बैठ गया। उसने शर्मा जी से कहा कि वो घर जाकर आराम करें। वैसे भी वो सुबह के जागे हुए हैं। जाते जाते शर्मा जी ने नेगी से कहा कि वो अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर से फोन पर उनकी बात कराएं। उनके कहने पर उसकी देखभाल जरा अच्छे से हो जाएगी। शर्मा जी जब घर के अंदर गए तो उनकी पत्नी ने उनसे हरिराम के बारे में पूछा। वो चाहते तो थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, पर उसकी ऐसी हालत देखकर किसी का भी भरोसा खुद पर से उठ जाता। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पीतांबर भी हरिराम की ऐसी हालत देखकर मन ही मन दुखी था। उसने भी ठान लिया था कि वो जल्द से जल्द उसे अस्पताल लेकर पहुंचेगा। वो उन पहाड़ी रास्तों पर तेजी से जीप चलाते हुए शिमला तक पहुंचना चाहता था, मगर हर चीज हमारे हिसाब से हो ऐसा जरूरी तो नहीं। शिमला से थोड़ा पहले ही हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ था। जहां तक दिखाई दे रहा था बस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। उधर शर्मा जी बड़ी बेसब्री से नेगी के फोन का इंतजार कर रहे थे, मगर पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका टेलीफोन नहीं आया था। अब तक दोपहर के 12 बज रहे थे और शर्मा जी टेलीफोन के पास बैठे बस इंतजार कर रहे थे। वो खुद को समझा रहे थे कि आज रविवार है, इसीलिए शायद ज्यादातर डॉक्टर छुट्टी पर होंगे। नेगी जरूर किसी बड़े डॉक्टर का इंतजार कर रहा होगा, शायद इसीलिए उसे इतनी देर लग रही है। मगर अब उनके सब्र का बांध भी टूट रहा था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा अस्पताल के रिसेप्शन पर ही फोन घुमा दिया। मगर आज उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। कई बार फोन मिलाने पर भी फोन नहीं लगा। पता नहीं क्या बात थी कि हर बार फोन एंगेज जा रहा था। पहाड़ी इलाकों में ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं थी। ठंड में अक्सर टेलीफोन लाइंस काम नहीं करती। शर्मा जी ने झल्लाहट में फोन एक तरफ पटक दिया। वो अपने ड्राइंग रूम में एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन्हें जीप की एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वो तेज कदमों से बिल्डिंग के अहाते की तरफ भागे।
वहां पीतांबर और नेगी जीप के बाहर खड़े हुए थे। शर्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या उन लोगों ने हरिराम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। मगर नेगी और पीतांबर के चेहरे के हाव भाव कह रहे थे कि मामला कुछ ठीक नहीं था। नेगी भारी गले से बोला, सर जी, हरिराम नहीं रहा। ये सुनते ही शर्मा जी की आंखें भर आईं। अगर उनका कोई छोटा भाई होता तो हरिराम जितना ही होता। वो बेचारा अपने गांव में अकेला ही रहता था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उन्होंने अपनी भर्राई आवाज में नेगी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। नेगी ने कहा, साहब, हाईवे पर पत्थर गिरने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ था और अस्पताल पहुंचते पहुंचते हमें काफी देर हो गई थी। मैं तो उसे पकड़े पीछे ही बैठा हुआ था। उसका चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया था सर जी, पर पता नहीं क्यों वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसकी सांस बंद हो चुकी थी। शर्मा जी को जैसे सदमा सा लगा था। वो तुरंत ऊपर गए और अपनी पत्नी को बताया कि हरिराम की मौत हो चुकी है। वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। वहां भी बर्फ गिर रही थी। शर्मा जी ने पीतांबर को पंडित जी और शमशान से क्रियाकर्म करने वालों को बुलाने के लिए भेज दिया। हरिराम के अंतिम क्रिया की तैयारी करते करते उन्हें शाम के 4 बज गए थे और पंडित जी का कहना था कि उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। अगर हरिराम का अंतिम संस्कार शाम से पहले नहीं हुआ तो फिर उन्हें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और किसी के मृत शरीर को ऐसे रखना अच्छी बात नहीं। शर्मा जी और बाकी लोग भी उनसे सहमत थे। वो लोग हरिराम के शरीर को गांव के शमशान ले गए, मगर इस बर्फबारी में उसकी अर्थी को जलाने में काफी परेशानी आ रही थी। नेगी जितनी बार भी लकड़ियों में आग लगाता वो बुझ जाती। उन्हें कोशिश करते हुए 10-15 मिनट हो गए थे, मगर आग नहीं लग रही थी। उसका पहला कारण तो वहां हो रही बर्फबारी थी और दूसरा वो गीली लकड़ियां। शर्मा जी ने सबसे कहा कि वो अर्थी के नीचे एक छोटी सी आग जलाते हैं और फिर उसी आग से बाकी लकड़ियों को भी जला देंगे। सबने वैसा ही किया। शर्मा जी की तरकीब काम कर गई और धीरे धीरे ही सही हरिराम की चिता में आग लग गई। उन गीली लकड़ियों से खूब सारा धुआं उठ रहा था। शर्मा जी, नेगी और पीतांबर पास खड़े हरिराम के बारे में सोच रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक कुछ देर बाद वो सब वहां से चले गए। अगली सुबह नेगी और पीतांबर वापस शमशान पहुंचे तो उनके तो जैसे होश ठिकाने पर ही ना रहे। हरिराम की चिता अध जली पड़ी थी। पिछली शाम हुई बारिश की वजह से उसकी चिता पूरी तरह जल ही नहीं पाई थी। पीतांबर और नेगी ने सोच रखा था कि अगर हरिराम की लाश जल गई होगी तो वो गर्मियों में उसकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित कराएंगे, मगर उनकी सोच पर पिछली शाम ही बारिश का पानी फिर चुका था। उन्होंने 1-2 लकड़ियां हटाकर देखा तो हरिराम का आधा जला शरीर उन्हें दिखाई दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया था? ऐसी हालत में तो इसे हरिद्वार भी नहीं ले जा सकते। दोनों आपस में बात करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब तो बस एक ही रास्ता बचता था। दोनों ने चुपचाप हरिराम की बची खुची लाश को जंगल में दफना दिया। उन्होंने शर्मा जी से कह दिया कि हरिराम की अस्थियां उनके पास हैं और गर्मियां आते ही वो उसे हरिद्वार में विसर्जित कर देंगे। इस हादसे को करीब 2 महीने हो गए थे और अब ठंड भी कुछ कम हो गई थी। उस पूरे इलाके में मौसम काफी सुहाना हो गया था।
जहां सूरज दिन में भी दिखाई नहीं देता था, वहां अब शाम ढलते वक्त सूरज की लाली देखने लायक होती थी। शर्मा जी के साथी सूर्यकांत, जो कि हरिराम के गांव से ही थे, वापस ट्रेनिंग के लिए ग्राम समिति के दफ्तर आने लगे थे। जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, तब उनकी पत्नी सीमा उनकी 2 छोटी बच्चियों को और घर का काम संभाल रही होती। हालांकि उस अकेली लड़की के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। एक दोपहर उनकी बड़ी बेटी चिक्की, जो कि 3 साल की थी, कमरे में अकेले ही अपने खिलौनों से खेल रही थी। सीमा के लिए यह अच्छा मौका था, तो उसने तुरंत ही एक छोटी सी झपकी लेने का सोचा। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर सोफे पर लेट गई। उनकी खिड़की से आती धीमी धीमी ठंडी हवा में उसे तुरंत ही नींद आ गई। सीमा को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दोपहर की उस कच्ची नींद में कुछ खटका सा पड़ा। खिड़की से किसी की छाया अंदर पड़ रही थी। सीमा थोड़ा चौंक कर उठी और उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर हरिराम खड़ा था। छरहरे बदन के हरिराम के चेहरे पर वही जानी पहचानी सी मुस्कुराहट थी। उसने सीमा से कहा, दीदी, कैसी हो आप? और चिक्की, वो कैसी है? बड़े दिन हुए आप लोगों से मिले। हरिराम को देखकर सीमा खुश हो गई थी। वो चिक्की से बहुत प्यार करता था। वो उसके साथ अक्सर खेलता रहता था और घर के छोटे मोटे कामों में सीमा का हाथ भी बटा देता था। सीमा ने उसे अंदर आने को कहा तो हरिराम बोला, आज नहीं दीदी, फिर कभी। आज जरा किसी काम से जा रहा हूं। अगली बार आऊंगा तो चिक्की के साथ खूब खेलूंगा। इतना कहकर हरिराम वहां से टहलता हुआ निकल गया। सीमा भी वापस सोफे पर लेट गई। शाम को करीब 6 बजे सूर्यकांत ट्रेनिंग सेंटर से वापस आए तो सीमा ने उन्हें चाय बनाकर दी। सूर्यकांत अक्सर लड़कों के असाइनमेंट घर ले आते थे और देर तक बैठे उन्हें चेक किया करते थे। वो अभी चाय पीकर बैठे ही थे कि चिक्की उनकी गोद में उछल कर आ गई। सीमा ने उसे डांटा कि पापा अभी थके हुए हैं, कुछ देर उन्हें अकेला छोड़ दे, मगर सूर्यकांत भी उसके साथ खेलने में लग गए। कुछ देर बाद सूर्यकांत अपनी मेज पर असाइनमेंट्स का ढेर लगाकर बैठ गए। उन्होंने अभी काम करना शुरू ही किया था कि सीमा उनके पास आई और बोली कि आज दोपहर हरिराम आया था। उसने उसे अंदर बुलाया, पर वो आया ही नहीं। अगली बार जब वो आएगा तो उसे रोक लेगी। और सीमा बोलते बोलते अचानक रुक गई। सूर्यकांत के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शर्मा जी ने उन्हें हरिराम की मौत के बारे में बता दिया था, मगर उन्होंने ये बात अब तक अपने घर पर नहीं बताई थी। सीमा ने उनसे पूछा कि क्या बात है, उनका चेहरा अचानक मुरझा क्यों गया। सूर्यकांत ने सीमा को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा कि क्या वो सच बोल रही है, क्या उसे पक्का यकीन है कि यह हरिराम ही था। सीमा ने कहा कि वो तो खिड़की पर ही खड़ा था, उसने तो उससे बात भी की थी, मगर वो देखने में काफी कमजोर लग रहा था, जैसे वो किसी लंबी बीमारी से उठा हो। उसका चेहरा भी बड़ा अजीब सा पीला सा पड़ गया था। सूर्यकांत को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सीमा को अंदर कमरे में ले गए और कहा कि अगली बार अगर हरिराम वहां आए तो वो किसी भी कीमत पर ना तो उससे बात करे और घर का दरवाजा तो बिल्कुल ही ना खोले। सीमा को यह सुनकर बड़ा अजीब लग रहा था। उसने सूर्यकांत से कहा कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया, क्या अब वो पहले वाला हरिराम नहीं रहा। सूर्यकांत ने सीमा के कान में धीरे से कहा, सीमा, हरिराम 2 महीने पहले ही मर चुका है।
बड़े सरजी ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात को सच मानूं, तुम्हारी या फिर सरजी की। देखो, मेरी बात मानो, अब से बच्चों पर हर समय नजर रखना, और अगर मैं घर पर ना हूं तो दरवाजा बंद ही रखना। सूर्यकांत ने सीमा से अभी जो कहा था वो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सीमा अपनी छोटी सी बेटी को अपने सीने से लगाए सोच रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन भी है। अगर हरिराम मर चुका है तो फिर वो कौन था, और अगर वो दरवाजा खोल देती तो क्या होता। सीमा और सूर्यकांत दोनों को ही उस रात नींद नहीं आई। उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों और हरिराम पर ही लगा हुआ था। उन दोनों के अगले कुछ दिन डर के साए में ही बीते, मगर शायद अब उन्हें लगने लगा था कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। शायद ये हरिराम का उन सब के लिए लगाव ही था, जो वो एक आखिरी बार उन सब से मिलने आया था। एक शाम सीमा अपने काम में लगी हुई थी। उसकी नजर अपनी छोटी बेटी जो कि पालने में सो रही थी उस पर तो थी, पर चिक्की उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि वो भी शायद यहीं कहीं खेल रही होगी। उसने दरवाजे पर एक नजर मारी तो चिक्की पास ही बैठी थी, पर उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को बड़े ध्यान से देख रही हो। सीमा के मन में एक डर सा उठा। वो लगभग भागते हुए उस तरफ गई और वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के पास बैठी चिक्की हरिराम को देखकर मुस्कुरा रही थी, और घर के चबूतरे के पास खड़ा हरिराम उसे इशारे से अपने पास बुला रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही नकली सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सीमा जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। चिक्की अपनी जगह से उठकर हरिराम के पास जा ही रही थी कि सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे खींचते हुए अंदर ले गई और तुरंत ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। सीमा की सांसें तेज चल रही थी और चिक्की बड़ी ही नादानी और हैरानी से उसे देख रही थी। वो जैसे अपनी आंखों से पूछ रही थी कि ये तो हरी चाचा है, फिर मम्मी उसे लेकर अंदर क्यों आ गई। सीमा ने चिक्की को हड़बड़ाहट में सोफे पर बिठा दिया। उसने खिड़की से झांका तो हरिराम अब घर के आंगन के पास आ चुका था। वो एक एक कदम चलते हुए घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। सीमा ने तुरंत ही खिड़की भी बंद कर दी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर तो चिल्लाकर मदद की पुकार लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो कुछ करने का सोच ही रही थी कि बाहर से एक आवाज आई, दीदी, दीदी, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी? मैं आप सब से मिलने आया हूं। दरवाजा खोलो दीदी। चिक्की, मुझे उससे मिलना है। दरवाजा खोलो दीदी, दरवाजा खोलो। ये आवाज हरिराम की ही थी, मगर पिछली बार से कुछ अलग। उसकी आवाज में एक खालीपन था। या तो ये कोई बहरूपिया था या फिर। सीमा यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। शायद हरिराम जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, और हर गुजरते पल के साथ ये आवाज तेज होती जा रही थी। इस शोर से सीमा के कान फटे जा रहे थे और अब उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। बाहर वो जो भी था इतनी जोरों से दरवाजा पीट रहा था कि दरवाजे की कुंडी तक अब हिलने लगी थी। ऐसा लगता था मानो किसी भी पल वो टूट जाएगी और वो अंदर आ जाएगा। सीमा ने ज्यादा सोचा नहीं और अपने दोनों बच्चों को लेकर वो पीछे के दरवाजे से बाहर भागी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो अब कहां जाए।
उसे बस एक ही जगह के बारे में सूझा और वो सूर्यकांत के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ भागी। उसने अपनी छोटी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था और चिक्की का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो अभी 8-10 कदम ही चली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सीमा मुड़ी तो पीछे से हरिराम हाथ बढ़ाए हुए उसके पीछे आ रहा था। डराने वाली बात यह थी कि वो जैसे हवा में तैर रहा था। सीमा ने पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। वो बिना सोचे समझे बस भागती जा रही थी। ट्रेनिंग सेंटर वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर था और सीमा अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए नंगे पैर भाग रही थी। शाम की बढ़ती सर्दी में उसके पास ना तो कोई शॉल था और ना ही कोई कंबल। उस मिट्टी और कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते पर भागते हुए उसके पैर बुरी तरह से छिल गए थे। बदहवासी में उसने पीछे देखा तो हरिराम अब भी उसके पीछे था। सीमा के शरीर में अब जान नहीं बची थी, मगर वो जैसे जानवरों की तरह दौड़ रही थी। बीच बीच में 1-2 जगह वो गिरी भी और उसके घुटने भी छिल गए, पर वो रुकी नहीं। सीमा की सांस चढ़ चुकी थी, मगर शायद उसकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी जितना उसे लग रहा था। उसे अब ट्रेनिंग सेंटर का दरवाजा दिखाई देने लगा था। सीमा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो ढलते हुए सूरज की लाली में उसे हरिराम की परछाई तैरती हुई दिखाई दी। वो भागते हुए ट्रेनिंग सेंटर के मेन गेट से अंदर चली गई, मगर वो अभी रुकी नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो दौड़ते हुए ऊपर गई और शर्मा जी के घर के दरवाजे पर गिर पड़ी। इस जोर की आवाज से शर्मा जी की पत्नी यानी गुड़िया की मां भागते हुए बाहर आई। सीमा दरवाजे पर लगभग बेहोश सी पड़ी हुई थी और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। गुड़िया की मम्मी उसे किसी तरह घर के अंदर लेकर गई। सीमा को जब थोड़ा होश आया तो सबसे पहले उसने उनसे दरवाजा बंद करने को कहा। सीमा फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, दीदी, दीदी मुझे बचा लो। वो हरिराम मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। वो वापस आ गया है। सीमा की बातें गुड़िया की मां की समझ में तो नहीं आ रही थी, मगर अब उन्हें क्या करना चाहिए इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। अगर ये कोई इंसान या जानवर होता तो बात और थी, मगर कोई आत्मा या फिर उसी तरह का कुछ अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप कहां तक और कैसे भागेंगे। गुड़िया की मां सीमा के साथ जमीन पर बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। शर्मा जी और सूर्यकांत अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ कदम दूर उनका परिवार इस वक्त किस मुश्किल से जूझ रहा है। शर्मा जी की पत्नी और सीमा बहुत देर फर्श पर ही बैठे रहे। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाहर उन्हें अगर किसी चिड़िया की भी आवाज आती तो उन्हें लगता कि कहीं ये वही तो नहीं। बैठे बैठे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम के 6 बज गए। जागते हुए भी जिस नींद में वो खोए थे, वो दरवाजे पर शर्मा जी की आवाज से टूटी। वो शायद बड़ी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे। गुड़िया की मां ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो चिल्लाने लगे, मगर वहां सीमा को उस हाल में देखकर वो चुप हो गए। उन्होंने उनसे सीमा को अंदर ले जाकर उसकी पट्टी वगैरह करने को कहा। सीमा तो अपने होश में थी नहीं। उसने आज जो झेला था उसके बाद वो जिंदा थी, यही काफी था। शर्मा जी भागकर ट्रेनिंग सेंटर वापस गए और सूर्यकांत को बुला लाए। गुड़िया की मां ने जब शर्मा जी और सूर्यकांत को सीमा की आप बीती सुनाई तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। आज सूर्यकांत ने भी शर्मा जी को उस दिन के बारे में बताया
जब हरिराम पहली बार उनके घर आया था। शर्मा जी को यह सब सुनने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ देर इस बारे में सोचा और सूर्यकांत से कहा कि अब इस बला से बचने का एक ही रास्ता है, वो लोग कुछ दिन यहीं रुके, क्योंकि अपने घर वापस जाना खतरे से खाली नहीं। अगली सुबह सूर्यकांत अपने घर से अपने परिवार की जरूरत की सभी चीजें ले आए। कुछ ही दिनों में शर्मा जी ने अपनी जान पहचान के कुछ बड़े अधिकारियों से बात करके सूर्यकांत का ट्रांसफर दिल्ली में करा दिया और कुछ ही हफ्तों में सारे ही लोग दिल्ली वापस निकल गए। बदकिस्मती से यह हादसा उतना ही सच है जितना कि आपका और मेरा वजूद। और जिन लोगों के साथ ये बीता है वो ये बात पूरे विश्वास से मानते हैं कि भूत होते हैं।